तो जैसा कि मैंने हाय एवरीवन, तो वेलकम है आप सबका इस सेशन में जिसमें कि मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको दिखे भी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ लेंस? डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। आपको लेंस की पावर बतानी है, उसकी डेफिनेशन बतानी है क्या होती है, और साथ ही एसआई यूनिट की डेफिनेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो जो पावर ऑफ द लेंस होता है वो क्या होता है? एबिलिटी होती है। पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी। ये क्या है? एक एबिलिटी है ऑफ द लेंस, किसी भी लेंस की, ऑफ द लेंस टू converge the rays of light, to converge the rays of light। लाइट की रेज को जो कन्वर्ज कर पा रहा है वही पावर है। और इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पावर ऑफ अ लेंस, द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन, द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। यहाँ पर जब भी आप फॉर्मूले में रखोगे तो जो फोकल लेंथ होगी वो मीटर में लिखोगे आप हमेशा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा पावर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द लेटर कैपिटल पी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल पी। तो पी इज इक्वल टू हो जाता है 1/f। एफ किस में है? यहाँ पर मीटर में। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है आपकी? डायोप्टर होती है, राइट? डायोप्टर। ये ध्यान रखना है आपको कि एसआई यूनिट इसकी क्या है? डायोप्टर। इसको आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हो, राइट? तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है जो एसआई यूनिट की है वो क्या है? वन डायोप्टर कब होगा? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ, जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। लेंस इज 1 मीटर। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, यदि आप यहाँ पर देखोगे P इज इक्वल टू 1 और 1 मीटर हमने लिखा तो क्या आ गया? पावर 1 डायोप्टर, राइट? तो इस तरह से इसको करना है आपको। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन क्यों इस ज़रूरी है आपको करना? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने डेफिनेशन कैसे लिखनी है। कई बार बच्चे कहते हैं डेफिनेशन तो मैं समझ गया, लिख लूँगा या लिख लूँगी, लेकिन उनके में जब लिखते हैं ना तो कुछ सेंस नहीं बन पाता। कई बार वो जब अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो सेंस ही नहीं बन पाता है। तो बेटर है डेफिनेशंस, मेरी राय है कि आप सब बुक से जितना हो सके उसको लर्न भी कर लिया करो, जिससे अच्छा एक प्रेजेंटेशन होता है आपका। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है नो डाउट आप लिख सकते हो, बट समटाइम्स यू माइट हैव फेस प्रॉब्लम फॉर दीज थिंग्स। तो बेटर है कि आप इसको उस तरह से लिख लो, याद कर लो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो इस क्वेश्चन के आगे का पार्ट करते हैं। यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ +10 एंड -10 रिस्पेक्टिवली। स्टेट द नेचर एंड द पावर ऑफ ईच लेंस। आपको दोनों केस में पावर बतानी है। तो लेंस ए है सपोज, यहाँ पर इसकी पावर है +10, इसकी फोकल लेंथ है एफ कितनी है यहाँ पर? +10। ठीक है, और लेंस बी है, इसकी फोकल लेंथ है सपोज -10। दोनों जो है आपकी सेंटीमीटर में। पावर बतानी है तो पी, हम लेंस ए की बात कर सकते हैं। पी ऑफ लेंस ए कितनी होगी? 1/+10 सेंटीमीटर। अब देखो 10 सेंटीमीटर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जब पावर निकालनी है तो क्या होगा? यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसको 100 से डिवाइड करोगे। अब यदि मैं इसके नीचे 100 लिखूंगी तो ये 100 कहाँ आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। तो रादर देन हम नीचे लिखे, हम सीधे यहाँ पर ऊपर 100 कर देते हैं। ठीक है, तो पावर कितनी आ गई यहाँ पर? 10 डायोप्टर। और किस में आई है? पी प्लस में। तो पी इज इक्वल टू हो गया आपका +10 डायोप्टर। ये हो गया आपका ऑफ लेंस ए। ये लेंस ए की पावर आई है। ठीक है,
बी के केस में पावर आपकी माइनस में आएगी, ठीक है, 1/-10 है, लेकिन यहाँ भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम यहाँ करेंगे तो -10 डायोप्टर आ जाएगा। तो पी कितनी आ गई यहाँ पर आपकी -10d। ये आपकी पावर हो गई लेंस बी की। किसकी हो गई? ये लेंस बी की पावर आ गई। ठीक हो गया, हमने यहाँ पर पावर बता दिया नेचर। अब नेचर बता रहे हैं लेंस की। देखो जब हमारा प्लस आया है ना, फोकल लेंथ प्लस में है, यानी यहाँ पर जो हमारा लेंस है ए के केस में, तो ये लेंस आपका हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस ए आपका कौन सा है? लेंस ए इज कॉन्वेक्स लेंस। ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आपकी पावर प्लस में आती है यानी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। जब भी पावर माइनस में आएगी या फोकल लेंथ माइनस में, तुम्हें पता है कॉनकेव लेंस की ही फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो वो लेंस क्या होगा? आपका कॉनकेव लेंस होगा। तो ये भी आ गया आपका कि स्टेट द नेचर एंड पावर। नेचर पावर हमने देख ली, अब नेचर हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे है विच ऑफ द टू लेंसेज विल फॉर्म अ वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो यहाँ पर तुमको पता है कि कौन सा लेंस जो है मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाएगा। यदि वर्चुअल इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज है, यानी सीधी सी बात है वो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। और वैसे भी यहाँ पर लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो 8 सेंटीमीटर बिफोर द लेंस। तो पोजीशन भी यहाँ पर पता है तुम्हें कि जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट आपका प्लेस होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, तो इमेज कैसी बनती है आपकी? हमेशा मैग्नीफाइड बनती है और वर्चुअल बनती है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो गया। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो भाई कर लेते हैं। यहाँ पर रे डायग्राम भी ड्रॉ। यहाँ पर आपने एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है आपकी, फिर यहाँ पर आपने एक ही कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस आपका बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर हमने ली फोकल लेंथ के लिए हमने f लिख दिया, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, और ये यहाँ पर 2f1 हो जाता है, और ये यहाँ पर 2f2 होता है। जब भी डायग्राम बनाओ तो ध्यान रखना कि जो डिस्टेंसेस हैं OF1 और OF2 और F1 2F1 और F2 2F2, यानी कि सारी डिस्टेंसेस आपकी इक्वल हैं। तो बहुत आसान होता है, यदि आप सारी डिस्टेंसेस जैसे 2.5 या 3 सेंटीमीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपका, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पर आपके ऑब्जेक्ट है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, राइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम कह सकते हैं ए भी है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमारी जो पहली रे जाएगी वो क्या गई? ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जाती है और सीधे से ये फोकस से होकर के हमारी जाएगी, राइट। तो इसको हमने फोकस से लेके जाना है, इस तरह से करके ये गई फोकस से। दूसरी रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, और ये दोनों रे जो हैं वो जब हमने ये ऑप्टिकल सेंटर से ली, तो देखो ये कहीं मिलेंगी नहीं, रेज नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या है? ये पीछे कहीं पर ज्वाइन होंगी, और पीछे ज्वाइन होने का मतलब क्या है? ये एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएंगी, और जिसका साइज़ भी बड़ा होगा। इसको मैं पहले देखती हूँ कहाँ तक जाती है ये रे, लाइक दिस, और ये रे हमारी गई लाइक दिस। तो यहाँ पर कहीं पर ये रेस ज्वाइन हो रही हैं। ये हमेशा क्या होता है ना, इसको डॉटेड बनाना होता है। जब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है तो डॉटेड लाइंस बनाते हैं, तो इसको हमने डॉटेड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी जो रेज हैं इनको हमने पीछे जब एक्सटेंड किया तो यहाँ पर कहीं पर इमेज हमारी बन रही है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ इस प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर, और ये हमारा जो इमेज है वो कहीं यहाँ पर ये बन रही है। तो देखा आपने कितना मैग्नीफाइड इमेज बन गई है। ये हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया हमारा बी डैश। तो इस तरह से हमारे को ये डायग्राम भी बनाना है। जब डायग्राम बनाओगे तो बहुत ही ध्यान रखना है तुमको कि जब डायग्राम बनाओगे पूरी प्रॉपर लेबलिंग के साथ बनाना है। एरोज नहीं होंगे, लेबलिंग नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों में नंबर में कहीं पर कमी आ सकती है। तो बेहतर है कि आप एक एक चीज़ का ध्यान रखो। तो ये आंसर हमने कर लिया। तुम देख सकते हो कितने सालों में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। 2015, 2011, 14, 18, 16 और भी बहुत सारे सालों में। ये तो कुछ सालों का एक डेटा है, तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन ने आपका पूरा पावर जो टॉपिक है वो एक तरह से कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर हुआ ये?
कॉन्केव दिया है आपको मिरर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर की, यानी कि हमारी माइनस में है, याद रखना, राइट। लेफ्ट साइड में होती है इसकी फोकल लेंथ। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी एट वॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी यू आपको पूछा गया है, और हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो है 4 सेंटीमीटर। कहा है सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कि जो इसकी इमेज बने वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बन जाए, यानी कि -30 सेंटीमीटर वी इसका दिया हुआ है। तो देखो 20 सेंटीमीटर यदि हमारी, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, यहाँ पर आपको हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करनी है। और ये क्वेश्चन तो आपका 19, 20, 17, 16, 14, 13, 15, 19 देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। अपना पेन कॉपी यदि आपने अभी तक नहीं निकाला है तो प्लीज़ साथ के साथ करते चलो, पॉज करते चलना, अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, क्या पूछा है आपसे, यू पूछा है, वी दिया है आपके पास, एफ दिया है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर कई बच्चे बहुत बार पूछते हैं, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। इसमें लिखा है आपका कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मिरर से कितना दूर प्लेस किया जाए, और इमेज के लिए पूछा है कि इमेज मिरर से कितनी दूर रखी बनेगी। तो यानी यहाँ पर जब हम इस तरह की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब हम कहते हैं बिहाइंड द मिरर, तब तो इमेज पीछे बनती है। यदि यहाँ पर कहीं बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, तो यानी कि वो वर्चुअल बन रही है। और या इस तरह से आप कर भी सकते हो कि इन केस यदि रियल इमेज बन रही है तो हमारा कहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, या वर्चुअल बन रही है तो कहाँ पर होगा, दोनों आप दिखा भी सकते हो। लेकिन यदि आप केवल एक केस यहाँ पर करते हो, जो कि हम मानकर चल रहे हैं कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। क्यों रियल इन्वर्टेड है, जैसे मैंने कहा यहाँ भी लिखा है फ्रॉम द मिरर, यहाँ भी लिखा है फ्रॉम द मिरर, यानी आपकी एक ही साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स हो जाता है आपका 1/f के। तो v हमें पता है, u हमें निकालना है, तो 1/u इज इक्वल टू हो गया 1/f माइनस 1/v। f हमें दिया हुआ है 1/-20, और v हमारा -30, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 60 लिख लिया एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 + 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, यानी -1/60 आ गया। तो u क्या हो गया आपका, -60 सेंटीमीटर हो गया। यानी जब ऑब्जेक्ट आपका -60 सेंटीमीटर, अब देखो यदि फोकल लेंथ 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर, और -40 सेंटीमीटर है, और u आपका -60 है, यानी कि बियॉन्ड सी आपका ऑब्जेक्ट है, और बिटवीन सी एंड एफ 20 और 40 के बीच में 30 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है यहाँ पर। फिर आपसे पूछा है कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। अब यहाँ पर हम साइज भी इमेज का कैलकुलेट कर लेंगे। साइज के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, जो हमारा एम होता है आपका इक्वल्स होता है आपका HI/HO, और -V/U लिख सकते हो आप। अब हम यहाँ पर चूँकि हमें मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हम साइज़ डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, सिंपली HI/HO इज इक्वल टू -V/U। तो HI लिखा हमने। अच्छा HO जो है वो तो प्लस में रहेगा, हमेशा पॉजिटिव होती है, ऊपर होती है प्रिंसिपल एक्सिस के आपका जो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर HO × V/U, और ये माइनस का साइन लगा दिया। HO की वॉल्यूम ने लिखी 4, ये -30 है V, और U है -60, माइनस माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 32 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि HI जो आया हाइट ऑफ द इमेज -2 सेंटीमीटर आ जाता है आपका। और देखो हमेशा याद रखो, जब भी बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होता है और इमेज बिटवीन F एंड C बनती है, तो उसका साइज़ छोटा होता है। यहाँ पर साइज़ छोटा भी आ गया आपका, और ये भी आ गया आपका। जहाँ तक डायग्राम बनाने की बात है, आप डायग्राम बना के अपना देख सकते हो, लेकिन यदि आपको डायग्राम बनाना है, प्रॉपर बना रहे हो तो आप बना भी सकते हो, पर नहीं पूछा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो आई होप अच्छे समझा होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? तो ये मिरर हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में
आपके पास दो ही सिचुएशंस होती हैं। एक होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट, और सेकंड होता है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहीं भी होते हैं जो है कहीं भी ऑब्जेक्ट होता है आपका, तो इमेज कहाँ पर बनती है? इन्फिनिटी के केस में फोकस पर बनती है, और इस केस में इन्फिनिटी एंड पोल के बीच बीच में जब होती है तो फोकस और पोल के बीच में बनती है। पर दोनों ही केस में इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, तो ये तो आपने कर दिया। इसको पूछे आपसे ड्रॉ डायग्राम, लेवल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर शो करना है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस आप बनाओगे और आपने बना दिया यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब ये इसका पी है, और कहीं भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, ये एफ है और ये इसका सी है। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्वेक्स मिरर होता है तो राइट साइड फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो होता है। तो ये आपकी पहली रह गई प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल, और ये ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होकर के रे आ रही है लौट करके, राइट। दूसरी रह जाएगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इस तरह से, और ये कहाँ मिलेगी? बीच में कहीं पर फोकस के और पोल के बीच में। तो ये आपका यहाँ पर इमेज बनी। तो ये ए बी था यदि, तो ये आपका ए डैश बी डैश हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कैसी इमेज बनी है, छोटी बनी है, डिमिनिश्ड है इमेज, और इरेक्ट है, वर्चुअल है। तो ये हमारा डायग्राम भी बन गया। और ये क्वेश्चन भी देख सकते हो 18, 19, 16, 14, 15, 20। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो बहुत ध्यान से इनको कर लेना है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अ रे डायग्राम, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है? जब भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और जाते समय वो डेविएट हो रही है। अपने पास से डेविएशन जब होता है लाइट का, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी शो करना है, तो आपने यहाँ पर डायग्राम बना लेना है एक। ये आपने यहाँ पर एक जो है सरफेस बनाई है, और यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट आएगी। पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल बना देती हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। ये नॉर्मल बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट आ रही है। ये आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है जो कि आपके इस पॉइंट पर आएगी, राइट। यहाँ पर ये आपकी इंसिडेंट लाइट आ गई। और ये क्या होगा, चूँकि यहाँ पर सपोज हमारा मीडियम एयर है, एयर एक हो जाता है रेयरर मीडियम, और ये आ रहा है सपोज यहाँ पर मैंने कहा वाटर में लाइट आ रही है। वाटर एक डेंसर मीडियम हो जाता है इन कंपैरिजन टू एयर। तो यहाँ पर लाइट क्या होगा, अपने पास से बैंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से। तो यदि हम इसको नेमिंग दे दें, ये एन डैश आपका यहाँ पर नॉर्मल हो गया, और ये हमारा पॉइंट ओ हो गया जहाँ पर कि लाइट की इंसिडेंट रे पड़ रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी। ए ओ क्या हो गया, आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। और ये आपका बी ओ क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव रे हो गई। और यदि हम बात करें एंगल्स की, तो ये एंगल आई हो जाता है और ये वाला एंगल आर हो जाता है। तो ये हमारा एक डायग्राम बन गया। अब हमको यहाँ पर लिखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये क्या होता है, सिंपली यदि हम कहें कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है, अपने पाथ से, फ्रॉम इट्स पाथ when light moves या when light travel from one medium to another medium, from one medium to another medium is called refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब भी लाइट अपने पास से डेविएट करती है
तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये क्या करती है, बैंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या करेगी, बैंड करेगी, ठीक है। उस स्थिति में ये बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? तो ये आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे की लाइन देखते हैं, स्टेट स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। यहाँ पर आपको स्नेल्स लॉ लिखना है। तो यहाँ पर आपको अगली लाइन देखते हैं, स्टेट स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए स्नेल्स लॉ क्या है उसको लिखना है और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। तो करते हैं उसको। देखो स्नेल्स लॉ हम लिखते हैं यहाँ पर, पेन यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। स्नेल्स लॉ, यहाँ पर दो लॉज हैं स्नेल्स लॉ में। नंबर 1 क्या है कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal all lie in a same plane, ठीक है। ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of refraction for the pair of same media, ठीक है। पेयर ऑफ अ मीडिया, ठीक है। जो मीडिया का पेयर है वो फॉर द पेयर ऑफ अ मीडिया, कोई भी मीडिया है, पर्टिकुलर मीडिया कि हमने 2 मीडियम लिए हैं उसके लिए इज़ अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके दोनों लॉज। मैथमेटिकली इसको लिखना है तो मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं, मैथमेटिकली स्नेल्स लॉ इज एन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर, एन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ये होता है एक कांस्टेंट जो हमने लिखा है ऊपर, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडिया। जैसे सपोज हम कहें कि लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होगा। एयर से ग्लास में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए दोनों मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सपोज हम कहें कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस एयर हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे का पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। आगे का आपसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एन इज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी फॉर ग्लास, ये कितना है आपका 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपका 4/3 है, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यदि ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि Vg हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो आपको स्पीड लाइट की निकालनी है, एयर में निकालनी है और प्लस वाटर में निकालनी है, ठीक है। तो हम पहले ए पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट आपको एयर में निकालनी है, राइट। दिस इज द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको VA निकालना है, राइट। तो हमें पता है एक फार्मूला कि यदि हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू, जब दूसरा मीडियम हमारा एयर होगा, तो यहाँ पर दोनों केस में दूसरा मीडियम एयर है, तो हम सिंपल फार्मूला लिख सकते हैं कि जो एन
आपका मीडियम हो गया यहाँ पर एन, हमने ग्लास लिया पहले क्योंकि ग्लास की स्पीड दी है ग्लास में लाइट की, तो एन जी हो गया अप इजिकल टू सी अपॉन वी जी। सी क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका सी से, राइट। तो ये आपका सी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने इसको कर लेना है, तो सी हो जाएगा आपका इक्वल्स, सी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? एन जी इंटू वी जी। एन जी क्या है आपका? 3/2 है, और वी जी क्या है आपका? 2 मल्टीप्लाई 10⁸ है। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो सी क्या बच गया आपका? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ जाता है, ठीक है। ये हमें पता भी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि सही है यहाँ पर, राइट। तो इसको हम कर लिया हमने एक क्वेश्चन। अब दूसरा हमारा पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। बी पार्ट में क्या आपका कि आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पर वाटर में निकालना है, तो हमें पता है कि जब हमें इस तरह से निकालना है कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, हमें इसकी पता है स्पीड ऑफ लाइट एयर में पता है, तो हम सिंपल निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हम लिखेंगे यहाँ पर एन डब्ल्यू इक्वल सी बाय वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वी डब्ल्यू हो जाएगा सी अपॉन एन डब्ल्यू। सी दिया है हमें 3 मल्टीप्लाई हमारा आ चुका है 10⁸, और एन डब्ल्यू जो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, वो है आपका 4/3। तो 4 नीचे आ जाएगा और 3 आ जाएगा आपका ऊपर, इस तरह से आ जाएगा। तो वी डब्ल्यू क्या होगा, क्योंकि जब आप 4/3 लिखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9/4 मल्टीप्लाई 10⁸। 4 से 9 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? वी डब्ल्यू आ जाएगा आपका, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 2 8, 1 बचा, डेसिमल लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 2 8 अगेन आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 5 20 आ गया, और मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ जाती है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसको हमने कहा 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर यहाँ पर भी आ जाते हैं। देख सकते हो ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है। 2012 में, 13 में, 15 में, 16 में, 20 में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ध्यान से तुम्हें करने हैं फॉर द कमिंग एग्जाम, राइट। क्वेश्चन करते हैं, सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। कौन सा मिरर है? सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर ध्यान रखो हमेशा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये कौन सा मिरर होगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर, राइट। So if a customer is standing at a distance of 20 meter from the cash counter, find the position, nature and size। 3 चीज़ें आपको निकालना है of the image found in the security mirror। बहुत आसान है। सिक्योरिटी मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि हमारा जो फोकल लेंथ होगा और जो पोजीशन ऑफ द इमेज है दोनों ही प्लस में आने वाले हैं, केवल एक यू हमें माइनस में लेना है। तो हम यहाँ पर फटाफट से वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि दिया है आपको 5 मीटर, किसमें होगा? प्लस में होगा। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? +5/2। क्या हो गई ये? 2 2 4.5 मीटर। ये हमारी फोकल लेंथ आ गई। यू हमको दिया है -20 मीटर। हमें वी निकालना है, ठीक है, और हमको एच आई जो कि हाइट ऑफ इमेज है वो भी निकालना है, और नेचर बताना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, फार्मूला लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। हमेशा फार्मूला पहले लिखो, उसके बाद उसको जो हमें निकालना है उसको लेफ्ट हैंड छोड़कर बाकी को हम राइट हैंड कर लेंगे। तो हमारा हो गया 1/f - 1/u। 1/2.5 माइनस हो गया यहाँ पर 1/-20। देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डेसिमल हटाऊंगी तो ऊपर 0 आ जाएगा। नीचे हम ले सकते हैं यहाँ पर 100। तो 25 4 ज़ा 100, 4 10 ज़ा 40, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 25 ज़ा और 5, यानी कितना आ गया आपके पास? 45/100। तो यहाँ पर v जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका 100/45। ये प्लस में आ रहा है आपका 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10।
सो 9 से इसको करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 ज़ा 18 मल्टीप्लाई अगेन 2 बचेगा तो 9 2 ज़ा 18, 2/2 मीटर और जो कि प्लस में है तो v इजिकल टू आ गया आपका प्लस का 2.2 मीटर, राइट। ये आपका रिपीट होगा तो आप 2.3 भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें कि हमें साइज ऑफ द इमेज निकालना है। अब यहाँ पर देखो तुम्हें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, m इक्वल्स माइनस v/u। ठीक है, v आपका किस में है, प्लस में है, कितना है 2.2 आया है। ठीक है, v इजिकल टू 2.2 आया है और u आपका -20 है, इसको -20 लिख लोगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर डेसिमल टाइप 0 आ गया, 2 1 ज़ा 0 0 और 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आपका +0.11, डेसिमल लग जाएगा, 2 0 है नीचे तो यहाँ पर 2 से पहले डेसिमल लग गया, 2 डिजिट से पहले आपका आ गया m इजिकल टू +11। तो ये मैग्नीफिकेशन आ गया। यहाँ पर देखो सही आया आपका आंसर, क्योंकि आपको इस केस में जबकि कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी ऑफ पोल के बीच में, जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो हमेशा छोटा होगा देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ मैग्नीफिकेशन यदि 1 से नीचे आता है यानी कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। प्लस में आने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है जो कि हमारा आ गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो कि ए है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। नेहा डेंटिस्ट के यहाँ गई है। शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वॉज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट। डेंटिस्ट ने क्या कर रखा है, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है विद अ मिरर, फिटेड विद अ मिरर। स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर एंड रीज़न फॉर इट्स यूज़ इन द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द डेंटिस्ट। देखो जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट को जो है वो पेशेंट के मुंह के अंदर दांत में क्या प्रॉब्लम है ये देखना होता है, तो उसके लिए वो कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर यूज़ होगा यहाँ पर, कॉनकेव मिरर होगा। तो ये स्टेट द नेचर ऑफ द मिरर पूछे आपसे, वो आपने लिख दिया। फिर पूछा रीज़न। रीज़न क्या है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में व्हेन द object is placed between पोल एंड फोकस। ठीक है, जो मिरर का पोल है एंड फोकस, देन इमेज is formed, enlarged and erect। तो डेंटिस्ट को एनलार्ज इमेज देखनी है, इरेक्ट इमेज देखनी है, जिससे कि वो पेशेंट के दांत में क्या प्रॉब्लम है वो देख पाए। तो यानी जो डेंटिस्ट के हाथ में जो उसने इंस्ट्रूमेंट देखा जिसमें कि मिरर था, मिरर कौन सा था आपका, कॉनकेव मिरर था। और कॉनकेव मिरर डॉक्टर क्यों यूज़ कर रहा है, डेंटिस्ट क्यों यूज़ कर रहा है, जिससे कि जो इमेज बनेगी अंदर जब चेक करेंगे तो वो बड़ी बनेगी और वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो आई होप अच्छे से समझा होगा। और देखो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईयर्स लिखना रह गया है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये सारे आपके वो क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रूर से कर लेना। तो अगले वीडियो में, थैंक यू।